श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने कहा है कि रोपवे प्रोजेक्ट में अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। अभी ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रपोज किया गया है। कंपनीज अपनी टेक्निकल राय देंगी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट अपनी गति पकड़ेगा। लेकिन श्राइन बोर्ड ने यह जाना है कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों को काफ़ी परेशानी होती है। देखिए, क्योंकि पिछले दिनों जो बोर्ड ने एक फैसला किया था कि कटरा से सांची तक के लिए एक रोपवे प्रस्तावित हुआ है, और जो बोर्ड ने फैसला किया है कि बहुत से हमारे ऐसे बुजुर्ग यात्री रहते हैं जो चॉपर के जरिए सफ़र नहीं कर पाते हैं, या लिमिटेड सप्लाई रहती है या अवेलेबिलिटी रहती है, मैं कहूँगा हेली फैसिलिटीज़ की। और बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांगजन भी हैं जो किसी इसी कारणवश से माँ भगवती के दर्शनों के लिए कटरा से भवन तक नहीं जा पाते हैं, या घोड़ा उतनी सहूलियत शायद उनको नहीं देता, या उनको दिक्कत उस तरीके की रहती है, कोई मेडिकल रीजंस रहते हैं जिस वजह से वो घोड़े की सेवा नहीं ले सकते हैं। इसी के मद्देनज़र बोर्ड का ये फैसला था कि एक रोपवे की सुविधा जो है वो ऐसे यात्रियों के लिए प्लान की जाए, डिज़ाइन की जाए, ताकि ये सभी यात्री भी माँ भगवती के दर्शनों के लिए आ पाएँ जो अब तक नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन शायद जो वो फैसला है और उसकी बात है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उनके मन में शंका पैदा हो रही है उस प्रोजेक्ट को लेकर के। और बहुत से ऐसे लोगों ने, आप सब में से भी कईयों ने, शायद माननीय चेयरमैन साहब से भी ऐसा ही सवाल किया था जब हाल ही में वो भवन आए थे तृप्ति भोजनालय के उद्घाटन के लिए। और उनकी तरफ से ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था कि जो भी प्रोजेक्ट्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लगाए जाते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हों, यात्री सुविधाओं को लेकर हों, उस सभी के अंदर कटरा के लोगों के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, स्थानीय रोजगार को देखते हुए, लोगों को साथ में लेकर चलते हुए एक संवेदनशीलता के तहत ही कि अभी अलाइनमेंट फाइनलाइज करना वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है, वो टेक्निकल फैसला है। उसके लिए जो टेक्निकल कंपनीज हैं वो सिर्फ वही एक ऑप्शंस बता सकती हैं कि ये अलाइनमेंट्स जो है वो फीजिबल अलाइनमेंट्स हैं, क्योंकि उनको लाइन ऑफ साइट भी देखना है कि क्या लोअर और अपर टर्मिनल एक ही साइट में है। उनको रेस्क्यू पॉइंट्स भी देखने हैं कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दुर्घटना कुछ होती है, रोपवे किसी कारणवश रोकना पड़ता है, तो क्या हम उस ट्रॉली से लोगों को रेस्क्यू कर पाएंगे, बीच में कोई नाला या कोई ऐसी डीप गॉर्ज या वैली तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वो टीम ही बता सकती है, और जब अलाइनमेंट फाइनल होगी उसके बाद ही हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। सारा कोर्ट से भी बताया कि टेंडरिंग की प्रक्रिया है प्रपोजल्स इनवाइट करने के लिए, जिसके अंदर जो प्रोस्पेक्टिव कंपनीज हैं हमें ये बताएंगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, जैसे मोनो केबल टेक्नोलॉजी है, बाई केबल है, 3S है, बड़ी सारी रोपवे में टेक्नोलॉजीज आज की डेट में अवेलेबल है। कैबिन साइजेस अलग अलग अवेलेबल हैं, कोई 4 की कैपेसिटी, 6 की, 10 की, डिफरेंट कैबिन साइजेस भी अवेलेबल हैं। फिर विंड स्पीड की, हवा की दिशा किस डायरेक्शन में रहती है, पहाड़ी की किस डायरेक्शन में कैसी रहेगी, विंड स्पीड हमें कितना हमारी स्पीड को लिमिट करेगी। तो बहुत सारी ऐसी जो डिस्कशंस हैं वो उसके बाद होंगी, कितने टावर्स आएंगे इस पूरी अलाइनमेंट में। तो जब तक उनके प्रपोजल्स नहीं आ जाते हैं और हम ये सारी चीजें फ्रीज नहीं कर लेते हैं, तब तक प्रोजेक्ट को फाइनली बताया नहीं जा सकता कि प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। पर जो मैंने आपको जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि अभी के लिए हमारा एक रोपवे के साथ एक्सपीरियंस है, क्योंकि भवन से भैरव एक रोपवे हमारा पहले से पिछले 4 साल से चल रहा है, और मैक्सिमम उसके अंदर 6000 लोग, 5500 लोग किसी दिन जो है भवन से भैरव तक का सफर कर लेते हैं, और वो सिंगल कैबिन है जिसमें 45 लोग जाते हैं। तो जबकि हम मैक्सिमम आवर्स ऑफ ऑपरेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 5, 5500, 6000 जो है संख्या के अंदर पिलग्रिम्स आज की डेट में जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो संख्याएं कई बार हम फ्लोट कर देते हैं कि शायद 15,000 लोग जाएंगे या 25,000 लोग जाएंगे, वो हमारी जो है लिमिटेशंस के बाहर हैं। जो चीजें जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तभी फ्रीज होंगी या फाइनलाइज होंगी जब हम टेक्नोलॉजी को फाइनलाइज करें। कि शायद पिछले 30 वर्षों से उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ बहुत खास प्रगति नहीं हो पाई है, और लोगों की आस्था भी जुड़ी है, और बहुत स्थानीय शहरियों की भी जो उस इलाके में रहते हैं उनकी भी एक आकांक्षा थी, अपेक्षा थी। क्योंकि मैं भी गया था रिसेंटली, तो लोगों ने काफी इसके बारे में मुद्दा उठाया था कि इसको रीडेवलप करने की जरूरत है, तो ताकि एज ए पिलग्रिम डेस्टिनेशन, एज ए रिलीजियस डेस्टिनेशन कटरा और भी तरक्की करे आने वाले समय में। तो उसी को मद्देनजर माननीय अध्यक्ष महोदय ने पिछली अपनी विजिट में उसको अनाउंस भी किया है कि उस टेम्पल को हम डेवलप करेंगे, और बोर्ड ने भी एक कंसिडर्ड डिसीजन लिया है। उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम जो है अगले कुछ दिनों में आने वाली है, और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर हम काम शुरू करेंगे, ताकि उस एक्सिस को भी हम डेवलप करें, और यात्रियों का जो स्टे है जैसे शहर के अंदर है, क्योंकि हमारे पास अब कैपेसिटीज हैं कि हम उतने यात्रियों को एंटरटेन कर सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिनों के लिए। हमारे अलाइड रिलीजियस सर्किट जैसे शिव खोड़ी है, वहां पर भी इसी तरह की डेवलपमेंट्स के अंदर काम चल रहा है, चाहे वो गंडोला की बात हो
या अलाइड फैसिलिटीज की बात हो, तो उसको एज अ रिलीजियस टूरिज्म सर्किट कैसे डेवलप करें उसके ऊपर बोर्ड काम कर रहा है। एक बात होती, नेशनल हाईवे बोर्ड का प्रोजेक्ट नहीं है, एक्सप्रेसवे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और उनकी अलाइनमेंट उनके तरफ से तय हुई है। जो स्पिरिचुअल थीम पार्क की आपने बात करी, उसके अंदर भी 3 प्रोबेबल साइट्स हैं। तो वही मैं कह रहा था कि कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी गलत चीजें ऐसी चली जाती हैं। उसके अंदर भी 3 साइट्स हमने चिन्हित की थी, क्योंकि वो लैंड अवेलेबिलिटी एक उसके अंदर इश्यू है। उसके अंदर 50-60 हेक्टेयर से कम के लैंड में एक अच्छा थीम पार्क, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को, हर वर्ग के लोगों को अट्रैक्ट करें, उससे कम में नहीं बनता है। क्योंकि उसके अंदर आपको ओपन स्पेसेस भी चाहिए, 3D थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स भी चाहिए, उसके अंदर लाइट एंड साउंड शो का प्रावधान भी करना है। जो भी मुख्तलिफ हमारे जैसे स्पिरिचुअल थीम पार्क्स में हमारी फैसिलिटीज रहती हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय का एक इच्छा है कि उस तरह की फैसिलिटी हो जिसके अंदर टूरिस्ट को 2 या 3 दिन कटरा में स्टे करने के लिए हम प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, और साथ ही स्थानीय लोगों को भी उस थीम पार्क में लाएं। सिर्फ यात्रा को ही ना अट्रैक्ट करें, बल्कि जम्मू, उधमपुर, कटरा जो भी 50 किलोमीटर में दायरे की स्थानीय पॉपुलेशन है, वो भी वीकेंड्स पे आए और थीम पार्क के अंदर जो है उनके लिए एंटरटेनमेंट के साधन रहे। उसके लिए भी 3 प्रोबेबल साइट्स हैं। उसके अंदर ताराकोट एक साइट है, सरली हेलीपैड हमारी एक दूसरी साइट है, तीसरी हमारी नारायणा हॉस्पिटल के पास एक तीसरी हमारी साइट है, ताकि उधर से भी लोग आ सकते हैं। तो उसके अंदर भी जो डेवलपर्स हैं, जैसे मैंने कहा, वो आकर के बताएंगे कि कौन सी साइट उनको सबसे ज्यादा कमर्शियली वायबल लगेगी, ताकि इकोनॉमीज जो है वो ज्यादा बढ़े। और जहां तक लोगों की आपने बात कहा कि टाउन को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, एट द एंड ऑफ द डे टाउन्स जनरली अपने आप एक्सपैंड करते हैं और उसी तरीके से टाउन्स का जो है इकोनॉमिक पोटेंशियल भी एक्सप्लॉइट होता है। तो जब देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.